नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइंस विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं दैनिक जीवन में विज्ञान टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट क्लासेस के माध्यम से हमने प्रैक्टिस सेट 1 को कवर किया था, जिसके अंतर्गत हमने जाना कि दैनिक जीवन में विज्ञान टॉपिक के अंतर्गत जो कंटेंट्स हमने कवर किए हैं उन कंटेंट में किस प्रकार के पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स से रिलेटेड किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। उम्मीद करता हूं कि जितने भी प्रश्न हमने प्रैक्टिस सेट 1 के अंतर्गत सॉल्व किए हैं उन सभी प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पाए होंगे और आपको रियलाइज हो पाया होगा कि दैनिक जीवन में विज्ञान टॉपिक के अंतर्गत हमें किस तरीके से पॉइंटों को कवर करना होता है और उनसे रिलेटेड किस तरीके के ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि वो सभी चीज़ें आप क्लियर कर पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 2 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत जानेंगे और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके दैनिक जीवन में विज्ञान टॉपिक पर बेस्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का 16th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसको प्लास्टिक विस्फोटक के नाम से जाना जाता है, यानी कि वो कौन सा है जिसको हम प्लास्टिक विस्फोटक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए कहता है TNG, ऑप्शन बी कहता है RDX, ऑप्शन सी कहता है TNT और ऑप्शन डी कहता है डायनामाइट। तो आपको बताना है कि इन चार ऑप्शनों में वो कौन सा विस्फोटक है जिसको हम प्लास्टिक विस्फोटक के रूप में जानते हैं। स्टूडेंट्स, कंटेंट वाले पोर्शंस में मैंने आपको विस्फोटक यानी एक्सप्लोजिव के बारे में बताया था और एक्सप्लोजिव के बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लोजिव जहां से मैक्सिमम एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे TNG, TNT, TNP, RDX, डायनामाइट, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लोजिव होते हैं जहां से मैक्सिमम प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इन सभी विस्फोटकों को हमने डिटेल में स्टडी किया था कि TNG का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं TNG का फुल फॉर्म, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसका आविष्कार कब किया गया था, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जान चुके हैं। RDX क्या होते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी और उनसे रिलेटेड RDX को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है, इटली में से किस नाम से बोला जाता है। तो इस तरीके से हमने RDX को भी बहुत अच्छे से कवर किया था। उम्मीद करता हूं कि आपने एक्सप्लोजिव यानी कि जो आपके विस्फोटक होते हैं उसको आपने बहुत अच्छे से कवर किया होगा, आपने उसको रिवाइज भी किया होगा। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से किसको विस्फोटक यानी प्लास्टिक विस्फोटक के नाम से किसको जानते हैं। तो RDX जो होता है स्टूडेंट्स, ये आपके प्लास्टिक से बना हुआ होता है, इसलिए इसको प्लास्टिक विस्फोटक के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहता है कि मत्स्य पालन से प्राप्त होता है, यानी कि देखिए जो मत्स्य पालन है, जब आप मत्स्य पालन करते हैं तो उससे क्या प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए कहता है अंडा, ऑप्शन बी कहता है मांस, ऑप्शन सी कहता है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि मत्स्य पालन से क्या प्राप्त होते हैं, अंडा प्राप्त होते हैं कि मांस प्राप्त होते हैं, क्या ये और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि जब आप मत्स्य पालन करते हैं तो मत्स्य पालन को हम पीसी कल्चर कहते हैं और पीसी कल्चर के अंतर्गत जब हम मत्स्यों का पालन करते हैं तो जाहिर सी बात है जो फिश होते हैं यानी कि जो मछली होते हैं उसमें आपके मांस भी उपस्थित होते हैं और वो अंडे भी देते हैं। तो इसका मतलब ए और बी दोनों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो मत्स्य पालन से प्राप्त होते हैं आपके अंडे भी और मांस भी, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी कि ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कहता है कि WC डैम्पियर के अनुसार विज्ञान की परिभाषा है। देखिए WC डैम्पियर के अनुसार आपको विज्ञान की परिभाषा बतानी है। ऑप्शन ए कहता है विज्ञान प्राकृतिक व्यवस्था का ज्ञान है और जिन संप्रदायों में इन प्रक्रियाओं को व्यक्त किया गया होता है उनमें संबंधों का सामान्य अध्ययन होता है। ऑप्शन बी कहता है विज्ञान कृत्रिम व्यवस्था का ज्ञान है, जिन संप्रदायों में इन प्रक्रियाओं को व्यक्त किया गया होता है उनमें संबंधों का सामान्य अध्ययन होता है। ऑप्शन सी कहता है उपयुक्त ए और बी दोनों
और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो WC डैम्पियर है उनके अनुसार विज्ञान की परिभाषा क्या है। अगर आपने बहुत अच्छे से कंटेंट को कवर किया होगा तो ये सभी पॉइंट्स मैंने आपको कंटेंट के दौरान बताए हैं कि WC डैम्पियर के अनुसार विज्ञान क्या है, न्यूटन साहब के अनुसार वो विज्ञान किसको मानते हैं। तो इस तरीके से विज्ञान के अंतर्गत हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं वो सभी पॉइंट हमने कंटेंट में कवर किए हैं। तो WC डैम्पियर के अनुसार उनका मानना ये है कि विज्ञान प्राकृतिक व्यवस्था का ज्ञान है। जिन संप्रदायों में इन प्रक्रियाओं को व्यक्त किया गया होता है उनमें संबंधों का सामान्य अध्ययन होता है। WC डैम्पियर का मानना है कि जो विज्ञान है वो प्राकृतिक व्यवस्था का ज्ञान है, यानी कि जो नेचुरली व्यवस्था है इसका ज्ञान ही अगर आपको है तो आपको विज्ञान के बारे में पता है। और जिन संप्रदाय में जो संप्रदाय इन प्रक्रियाओं को यानी इन प्रोसेस को व्यक्त करते हैं, जिनके द्वारा ये प्रोसेस व्यक्त किए जाते हैं, उनमें संबंधों का सामान्य अध्ययन यानी कि उसमें जो रिलेशन होते हैं उसका जनरल जो स्टडी है उसी को ही हम विज्ञान कहते हैं। तो कहीं ना कहीं विज्ञान जो है वो प्राकृतिक व्यवस्था का ज्ञान है, जबकि ऑप्शन बी में कहता है कृत्रिम व्यवस्था का ज्ञान है। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि विज्ञान के अंतर्गत हम प्रकृति के जो घटनाएं हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं और उनमें एक संबंध स्थापित करते हैं जिसको हम ज्ञान कहते हैं, नहीं विज्ञान कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन बी नहीं हो सकता, और ऑप्शन बी नहीं होगा तो सी भी नहीं होगा और ऑप्शन डी भी नहीं होगा। बचा हुआ ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए। और अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया है तो WC डैम्पियर को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि उन्होंने विज्ञान को किस तरीके से परिभाषित किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, विज्ञान का जो वास्तविक अर्थ होता है वो प्राकृतिक व्यवस्था का ज्ञान होता है, यानी कि आप अपनी प्रकृति में जो भी घटनाएं होते हैं उनमें जो व्यवस्थाएं होते हैं, उनमें जो संबंध स्थापित होते हैं, अगर आप उन संबंधों को बारीकी से ध्यान रखते हैं, अध्ययन करते हैं, उस पर अपना एक थॉट प्रोसेस व्यक्त करते हैं तो उसी को ही विज्ञान माना जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कहता है कि अपमार्जक में उसकी क्षारीयता को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। देखिए, जो आपका अपमार्जक होता है यानी कि डिटर्जेंट होता है, उसकी क्षारीयता यानी कि उसके बेसिक नेचर को बनाए रखने के लिए, यानी कि उसका नेचर बेसिक ही रहे, इसको बनाए रखने के लिए आप उसमें क्या मिलाते हैं। ऑप्शन ए कहता है सोडियम सल्फेट, ऑप्शन बी कहता है सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन सी कहता है सोडियम कार्बोनेट और ऑप्शन डी कहता है ए और बी दोनों। तो आपको बताना है कि डिटर्जेंट में उसकी क्षारीयता को बनाए रखने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, कंटेंट वाले पोर्शंस में हमने डिस्कस किया है कि जो अपमार्जक होते हैं वो आपके हाइड्रोकार्बनों की H2SO4 के साथ रिएक्शन करा के हम अपमार्जक का निर्माण करते हैं। और अपमार्जक में जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं अपमार्जक, उसमें उसकी क्षारीयता को यदि आप बनाए रखना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए उसमें सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट मिलाते हैं। तो ये ए और बी दोनों ही ऑप्शन, यानी कि जो सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट, इन दोनों को ही मिलाया जाता है उसकी क्षारीयता को बनाए रखने के लिए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपमार्जक में उसके क्षारीयता को बनाए रखने के लिए उसमें सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट मिलाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध में सबसे पहले ब्रिटिश आर्मी के द्वारा किस विस्फोटक का प्रयोग किया गया था। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटिश आर्मी के द्वारा कौन सा विस्फोटक यानी किस विस्फोटक का प्रयोग यूज किया गया था। ऑप्शन ए कहता है TNG, ऑप्शन बी कहता है TNT, ऑप्शन सी कहता है TNP और ऑप्शन डी कहता है RDX। तो आपको बताना है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उस समय ब्रिटिश आर्मी के द्वारा एक विस्फोटक का यूज़ किया गया था, उस विस्फोटक का आपको नाम बताना है। तो देखिए, TNG भी एक विस्फोटक है जिसका फुल फॉर्म ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन है, ऑप्शन बी है TNT यानी ट्राई नाइट्रोटॉलुइन है और ऑप्शन सी है TNP ट्राई नाइट्रोफिनोल है और ऑप्शन डी है RDX जिसे हम बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। तो ये चारों के चारों आपके विस्फोटक है और इनको आपने विस्फोटक यानी एक्सप्लोजिव के अंतर्गत डिटेल में पढ़ा होगा। बट आपको बताना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम ब्रिटिश आर्मी के द्वारा किस विस्फोटक का प्रयोग किया गया था। अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा, अच्छे से ध्यान दिया होगा और उसको रिवाइज किए होंगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी के द्वारा जिस विस्फोटक का प्रयोग किया गया था वो है आपका TNT यानी ट्राई नाइट्रोटॉलुइन का प्रयोग आपके ब्रिटिश आर्मी के द्वारा किया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कहता है कांच का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। देखिए कांच, जो आप ग्लास पढ़ते हैं और ग्लास को आपने डिटेल में पढ़ा है, तो कांच का निर्माण कैसे किया जाता है, उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हुए होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ग्लास और उनके जो यूज़ हैं वो कहाँ कहाँ पर कैसे किए जाते हैं, उनको आपने डिटेल में पढ़ा होगा। तो आपको बताना है कि कांच का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था किसके द्वारा। ऑप्शन ए कहता है अमेरिका में, ऑप्शन बी कहता है जर्मनी में, ऑप्शन सी कहता है मिस्र में और ऑप्शन डी कहता है नॉर्वे में। तो आपको बताना है कि कांच का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो आपको ध्यान होगा कि कांच का सर्वप्रथम प्रयोग मिस्र के द्वारा किया गया था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है कि व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध, यानी कि सीधा सीधा सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि व्हाइट गोल्ड क्रांति जो है उसका संबंध किससे है। ऑप्शन ए कहता है बांस उत्पादन से, ऑप्शन बी कहता है चाय उत्पादन से, ऑप्शन सी कहता है कपास उत्पादन से और ऑप्शन डी कहता है फल उत्पादन से। तो आपको बताना है व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है। तो ये गोल्ड क्रांति से रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्रांति पर डिस्कशन किए हैं आपसे, लगभग 27, और उसके अंतर्गत मैंने आपको गोल्ड के बारे में बताया था कि जो आपका बांस उत्पादन होता है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं हरित सोना क्रांति, तो इसलिए इसको तो हम नहीं कह सकते। चाय उत्पादन जो होता है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं ग्रीन गोल्ड क्रांति, तो इसलिए इसको भी व्हाइट गोल्ड क्रांति नहीं कह सकते। और जो फल उत्पादन होता है इसको हम कहते हैं सुनहरी क्रांति, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। तो बचा हुआ ऑप्शन आपका कपास उत्पादन है, जिसको हम व्हाइट गोल्ड क्रांति के नाम से जानते हैं। यानी कि व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध आपके कपास उत्पादन से है, या कपास उत्पादन को हम व्हाइट गोल्ड क्रांति कहते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कहता है कि RDX का रासायनिक नाम है। देखिए जो RDX है इसका रासायनिक नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है ट्राई मिथाइलिन ट्राई नाइट्रामिन, ऑप्शन बी कहता है कैल्शियम सुपर फॉस्फेट नाइट्रेट, ऑप्शन सी कहता है साइक्लो ट्राई मिथाइलिन ट्राई नाइट्रामिन और ऑप्शन डी कहता है साइक्लोनाइट टेट्रामिथाइलिन नाइट्रामिन। तो आपको बताना है कि RDX का रासायनिक नाम क्या होता है। मैंने आपको कंटेंट में भी बहुत अच्छे से बताया है कि RDX से रिलेटेड इसके रासायनिक नाम पूछे जाते हैं और इसके अंतर्गत कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि आपने वो सभी पॉइंट अच्छे से कवर किए होंगे, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान होंगे। कि RDX का जो रासायनिक नाम है स्टूडेंट्स, इसको पहली बात तो RDX का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका साइक्लो ट्राई मिथाइलिन ट्राई नाइट्रामिन। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कहता है कि कांच में उपस्थित होता है, यानी कि जो आपका कांच होता है, ग्लास होता है, उसमें उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है। ऑप्शन ए कहता है रेत, ऑप्शन बी कहता है सिलिका, ऑप्शन सी कहता है सोडियम और कैल्शियम कार्बोनेट और ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि कांच में क्या उपस्थित होते हैं। तो अगर आपने कांच को बहुत अच्छे से अध्ययन किया होगा, आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा, तो उसके अंतर्गत मैंने कांच में सबसे पहले आपको बताया था कि जो कांच होता है वो बना होता है रेत, सिलिका, सोडियम और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में आपसे ऑप्शन में रेत भी दिया है, सिलिका भी दिया हुआ है, सोडियम और कैल्शियम के कार्बोनेट भी दिए हुए हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, कि जो कांच आपका होता है इसमें उपस्थित होते हैं रेत, सिलिका और सोडियम एवं कैल्शियम के कार्बोनेट। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25 कि मधुमक्खी की भारतीय जाति का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए जो मधुमक्खी है, जिसको आप एपीकल्चर कहते हैं, यानी मधुमक्खी पालन कहते हैं, तो मधुमक्खी को एपिस कहा जाता है। तो मधुमक्खी की जो भारतीय जाति है इसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो ऑप्शन ए कहता है एपिस मेलिफेरा, ऑप्शन बी कहता है एपिस इंडिका, ऑप्शन सी कहता है एपिस जपोनिका और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि मधुमक्खी को तो हम एपिस कहते हैं, तीनों ही ऑप्शन में एपिस 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 है, बट जो मधुमक्खी की जो भारतीय जाति है उसका वैज्ञानिक नाम क्या हो सकता है। तो आपको बताना है कि जो मधुमक्खी की भारतीय जाति का वैज्ञानिक नाम है, आपको पता है कि ये इंडिया से रिलेटेड है, तो इसलिए इंडिका हो सकता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, कि मधुमक्खी की भारतीय जाति का वैज्ञानिक नाम आपका एपिस इंडिका है।
उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कहता है कि हरित क्रांति होती है, यानी कि जो हरित क्रांति है ये क्या होती है। ऑप्शन ए कहता है अनाज की उपज में वृद्धि, ऑप्शन बी कहता है सब्जियों की उपज में वृद्धि, ऑप्शन सी कहता है फलों की उपज में वृद्धि और ऑप्शन डी कहता है ये सभी। तो आपको बताना है कि हरित क्रांति में क्या होता है। हरित क्रांति अनाज की उपज में वृद्धि से संबंधित है या सब्जियों की उपज में वृद्धि से या फलों की उपज में वृद्धि से। तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि जो हरित क्रांति होता है इसका संबंध होता है खाद्यान्न उत्पादन से, यानी कि खाद्यान्न उत्पादन से आप इसको पढ़ते हैं क्योंकि इसका संबंध खाद्यान्न उत्पादन से, और खाद्यान्न मतलब अन्न से रिलेटेड है, यानी कि अनाज की उपज में वृद्धि से है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, कि जो हरित क्रांति होती है वो अनाज की उपज में वृद्धि से, यानी कि अनाज की उपज में वृद्धि करने से संबंधित जो गवर्नमेंट के द्वारा क्रांति चलाई गई उस क्रांति को हम कहते हैं हरित क्रांति। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कहता है कि निम्न में से किसे नोबल का तेल भी कहते हैं, यानी कि इनमें से कौन सा है जिसे नोबल का तेल कहा जाता है। ऑप्शन ए कहता है TNT, ऑप्शन बी कहता है TNG, ऑप्शन सी कहता है TNP और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें से किसे हम नोबल का तेल भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्सप्लोजिव में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि जो TNG होता है जिसका फुल फॉर्म आपका ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन है, इसकी खोज अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा सन 1846 में की गई थी। तो इसकी खोज अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा सन 1846 में किया गया था, इसलिए इसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है। यानी कि यही आपसे पूछा गया कि निम्न में से किसे नोबेल का तेल भी कहते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, कि TNG को नोबेल का तेल भी कहा जाता है या नोबेल का तेल भी कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कहता है कि हॉर्टिकल्चर, यानी कि हॉर्टिकल्चर का संबंध है। देखिए आपको बताना है कि जो हॉर्टिकल्चर है इसका संबंध किससे है। ऑप्शन ए कहता है मधुमक्खियों के पालन से है, ऑप्शन बी कहता है बागवानी पालन से है, ऑप्शन सी कहता है फूलों को उगाने से है और ऑप्शन डी कहता है रेशम कीट पालन से है। तो आपको बताना है कि हॉर्टिकल्चर का संबंध क्या होता है। कल्चर से रिलेटेड जब हमने पॉइंट कवर किए थे तो उसके अंतर्गत मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चर्स के बारे में आपको बताया है। अगर आपने वो क्लासेस अच्छे से देखी है तो आप इजीली इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो मधुमक्खी पालन होता है इसको हम एपीकल्चर कहते हैं, तो इसका हॉर्टिकल्चर से कोई संबंध नहीं है। जो बागवानी पालन होता है, यानी कि बागवानी पालन का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार की जो पेड़ पौधे होते हैं इसके पालन से संबंधित होता है, जिसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और फूलों को उगाना यानी कि फ्लोरिकल्चर, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। और रेशम कीट पालन जिसे हम सेरिकल्चर कहते हैं, जो ज़्यादातर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि सेरिकल्चर का संबंध किससे है, तो रेशम कीट पालन से है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हॉर्टिकल्चर का संबंध, तो हॉर्टिकल्चर का जो संबंध है स्टूडेंट्स वो आपके है बागवानी पालन से। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कहता है कि निम्न में सबसे खराब प्रकृति का कोयला है। देखिए यहाँ पर आपको छांटना है सबसे खराब प्रकृति यानी कि सबसे बेकार कोयला कौन सा टाइप होता है। ऑप्शन ए कहता है विटुमिनस कोयला, ऑप्शन बी कहता है लिग्नाइट कोयला, ऑप्शन सी कहता है एंथ्रासाइट कोयला और ऑप्शन डी कहता है पिट कोयला। तो स्टूडेंट्स कंटेंट वाले पोर्शंस में जब हम कोयला को अध्ययन कर रहे थे तो कोयला के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि ये एक जीवाश्म ईंधन है और ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन कार्बन की मात्रा के आधार पर। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 प्रकार के जो कोयला है उसमें एंथ्रासाइट, विटुमिनस, लिग्नाइट और पिट कोयला चारों ही होते हैं। लेकिन इसमें मैंने आपको बताया है हर एक कोयले के बारे में कि एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, विटुमिनस में कितनी होती है, लिग्नाइट में कितनी है और पिट कोयले में कितने हैं। तो अगर आपने उनको अच्छे से देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो पिट कोयला होता है सबसे बेकार प्रकृति का कोयला होता है, जिसमें 50 से लेकर
60% ही कार्बन उपस्थित होते हैं, जिसका उपयोग हम ईंट भट्टों में या फिर छोटे मोटे फैक्ट्रियों में करते हैं। तो सबसे खराब प्रकृति का जो कोयला है वो आपका है पिट कोयला, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुँच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट 2 का आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कहता है कि RDX को इटली में किस नाम से जाना जाता है। देखिए, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव है, इसको इटली में किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपको बताना। ऑप्शन ए कहता है साइक्लोनाइट, ऑप्शन बी कहता है हेक्सागेन, ऑप्शन सी कहता है T4 और ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि RDX को इटली में किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, आपने कंटेंट में बहुत अच्छे से इनको पढ़ा होगा। जब हम RDX को अध्ययन कर रहे थे तब मैंने आपको RDX के बारे में विशेष जो पॉइंट्स है जहाँ से आपके एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी पॉइंटों को हमने कवर किया है, जिसके अंतर्गत हमने जाना कि RDX को अमेरिका में साइक्लोनाइट कहा जाता है, इसी तरीके से जर्मनी में इसे हेक्सागेन कहते हैं और T4 इसको हम कहते हैं इटली में। तो उपयुक्त तो सभी आपका नहीं हो सकता, और हेक्सागेन इसे जर्मनी में कहा जाता है इसलिए ये भी नहीं हो सकता, और साइक्लोनाइट इसे अमेरिका में कहा जाता है ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब RDX को इटली में कहा जाता है T4, यानी T4 के नाम से इटली में RDX को जाना जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जितने भी प्रश्न हमने डिस्कस किए उन सभी प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक आप बहुत ही आसानी से पहुँच पाए होंगे, अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा और उसके प्रॉपर नोट्स बना के उसको रिवाइज किए होंगे। तो आपको आइडिया भी हुआ होगा कि किस तरीके से आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड आपके पॉइंट बनते हैं, जहाँ से एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स, ये वो प्रश्न है जिनको आप रट्टा मारने से कभी नहीं कवर कर सकते। इनको आपको पढ़ने के लिए एक सिस्टमेटिक वे में आपको इनको अध्ययन करना होगा डिटेल में, तभी आप इन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे। और सुपर टेट में जो साइंस का लेवल है वो कुछ इस तरीके का है, क्योंकि जो 10 नंबर आपसे 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे वो कुछ इस तरीके के होंगे। और जिस तरीके से सुपर टेट के एग्ज़ाम्स को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि सुपर टेट का जो एग्ज़ाम है वो लगभग 2023 में हो सकता है, तो मार्च 2023 में होने की संभावना है, क्योंकि गवर्नमेंट की नीति है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले ये एक भर्ती अवश्य कराएंगे। तो उस कंडीशंस में अगर कोर्ट में मामला ज़्यादा नहीं खींचता है और ये भर्ती कराते हैं, ज़्यादातर चांस है 95% चांसेस है आपकी कि एग्ज़ाम आपके मार्च 2023 तक हो जाएंगे। तो अगर मार्च 2023 तक आपका सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा तो कम से कम 50,000 प्लस वैकेंसी के साथ ये भर्ती होगी। तो उस पेपर में आपको पता है लगभग 10 से 12 लाख बच्चे जो है टेट या सी टेट क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं। तो ये सभी बच्चे जब एक साथ आवेदन करेंगे तो आपको पता है कि बच्चे क्वालिफाई भी मैक्सिमम करेंगे, तो निश्चित सी बात है कि जो 69,000 की मेरिट कही है इससे कहीं ना कहीं हाई होगा मेरिट, और हाई होगा तो प्रश्नों का स्तर भी हाई होगा, और प्रश्नों का स्तर यदि हाई होगा तो आपको पता है कि इससे टफ आपका एग्ज़ाम नहीं बन सकता, क्योंकि जो सिलेबस है वो इसी के अंतर्गत है। तो इसीलिए आपको साइंस को कुछ इस तरीके से पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। जिस तरीके से मैंने आपको साइकोलॉजी कवर कराया है उसी तरीके से मैं आपको साइंस भी कवर कराने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपसे किसी भी तरीके से प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाएं, आप प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाएं। लेकिन उन 10 में से 10 यदि आप स्कोर करना चाहते हैं तो आपको एक कंसिस्टेंसी के साथ हर एक टॉपिक के कंटेंट को अच्छे से कवर करना होगा, और उसके साथ साथ उसके प्रैक्टिस सेट को लगाना होगा, ताकि आपको आइडिया हो पाए कि किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए किस तरीके से कंटेंट को पढ़ना होता है। यदि आप ये चीज़ें समझ जाते हैं तो आपके मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका जो स्कोर होगा वो लगभग 90% आप क्वेश्चनों के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं उन सभी बातों को आप इजीली समझ पाए होंगे, और जिस पोर्शन में आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता है उस बात को भी आप समझ पाए होंगे। किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बना के तैयारी करने की आवश्यकता है उस चीज़ को भी आप समझ पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।